आज पूरी दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई वॉर चल रहा है। चाहे वो वॉर किसी कंट्री के अंदर गृह युद्ध के रूप में हो या फिर दो पड़ोसी मुल्क के बीच में होने वाले वॉर हो, लेकिन ये वॉर कंटिन्यूअस चल रहा है। आज की डेट में अगर मैं पूरी दुनिया को वॉर जोन घोषित कर दूं तो गलत नहीं होगा। लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ भी जो भी वॉर चल रहा है उसमें एक चीज कॉमन होता है और वो होता है हथियार, आर्म्स। किसी भी वॉर को जीतने के लिए हथियार का होना बहुत जरूरी है और हथियार जितना पावरफुल होगा जीत उतनी ही ज़्यादा सुनिश्चित की जा सकती है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है और हर देश अपने पड़ोसी देश से ज़्यादा ताकतवर रहने के लिए कोई न कोई हथियार परचेज करता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे उन सभी कारणों का जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज युद्ध जोन बन गया है और साथ ही बात करेंगे उन कंट्रियों के बारे में जिसको इस तरीके की लड़ाई से, वॉर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है और आखिर क्यों पूरी दुनिया में यूएन होने के बाद भी ये लड़ाई चल रही है, ये वॉर चल रहा है। पूरी दुनिया में हो रहे इस वॉर में हर तरीके के वेपन, हर तरीके के मिसाइल का इस्तेमाल होता है सिवाय एक के, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में एक्टिव उन वॉर के बारे में जो सबसे ज़्यादा दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। सबसे पहला है यूक्रेन और रशिया वॉर, दूसरा है इजराइल और हमास वॉर, तीसरा है इजराइल और ईरान वॉर, चौथा है सूडान, सीरिया और म्यांमार गृह युद्ध। ये सारे वॉर काफ़ी एक्टिव वॉर है और एक लंबे समय से चला आ रहा है और इस वॉर में हर तरीके के हथियार, वेपन और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वॉर में दो वॉर बहुत ही मार्किंग है। पहला है इजराइल और ईरान वॉर और दूसरा है यूक्रेन और रशिया वॉर। अब सवाल ये उठता है कि जब यूक्रेन को पता है कि रशिया एक पावरफुल कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है और हथियारों का एक्सपोर्ट करता है, फिर आखिर ऐसी क्या कारण था कि यूक्रेन ने रशिया जैसे पावरफुल कंट्री से पंगा लिया और आज की डेट में उस यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से यूक्रेन अपने टोटल जीडीपी के 70 से 80% पैसा सिर्फ आर्म इंपोर्ट करने में लगा देता है, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए जो बाहर से हथियार चाहिए उसको खरीदने में लगा देता है। वही अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया खुद आर्म एक्सपोर्टर है और उसे अपने देश को सुरक्षित बनाने के लिए कहीं से आर्म इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईरान और इजराइल के वॉर का तो ईरान और इजराइल के वॉर में भी सेम कंडीशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि इजराइल आर्म एक्सपोर्टर नहीं है बल्कि आर्म इंपोर्टर है। वहीं ईरान की मैं बात करूं तो ईरान भी आर्म इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर नहीं है। आखिर ईरान और इजराइल का ये वॉर इतना खतरनाक क्यों है और आखिर क्यों इजराइल ईरान पे हमला किया था और ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है, जबकि ना तो ईरान इजराइल के पड़ोसी मुल्क है और नहीं इजराइल ईरान के पड़ोसी मुल्क है। आखिर वो कौन सी कड़ी है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ जंग में लिप्त है। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो और ईरान उन सारे मिडिल ईस्ट कंट्रियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो हथियार बनाता भी है और एक्सपोर्ट भी करता है। ईरान जिस तेज़ी से अपने देश में हथियार बना रहा है और उसे एक्सपोर्ट कर रहा है, उसी तेज़ी से ईरान चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान भी उस मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर पावर बन जाए और उस पर कंटिन्यूअस एक लंबे समय से काम कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ, ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सकता है और यही बात इजराइल को सही नहीं लगती। इजराइल नहीं चाहता कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोई भी या पूरी दुनिया में अब कोई भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। ईरान अपने आप को पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल कंट्री मानता है और वो चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट वैसे काम करे जैसा ईरान चाहता है और यही कारण है कि वो कंटिन्यूअस अपने हथियार को बना रहा है और अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने में लगा हुआ है। और ईरान मिडिल ईस्ट में तब तक अपना दबदबा कायम नहीं कर सकता जब तक इजराइल वहाँ पे स्थित है और यही कारण है कि ईरान चाहता है कि किसी भी तरीके से इजराइल को वहाँ से खत्म कर दिया जाए ताकि वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सकें। वहीं अगर मैं इजराइल की बात करूँ तो पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल इकलौता ऐसा कंट्री है जो पूरी तरीके से चारों साइड से दुश्मनों से घिरा होने के बाद भी पूरे मिडिल ईस्ट को अकेले कंट्रोल कर पा रहा है।
अमेरिका ने सोच समझकर इजराइल को मिडल ईस्ट में स्थापित किया था ताकि पूरे मिडल ईस्ट को आने वाले समय में कंट्रोल कर सके। और यही कारण है कि लंबे समय से ईरान हमास को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा था, इजराइल को खत्म करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए और उस पर हमला करने के लिए। लेकिन ईरान द्वारा इजराइल पे किए जाने वाले शैडो वॉर अब सीधा आमने सामने का वॉर हो गया है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने ईरान के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया है जहां पे ईरान परमाणु बम बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था, यानी कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है। और इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट करने के बाद ईरान ने भी एक बार फिर से अपने सारे रॉकेट लॉन्चर इजराइल पे छोड़ दिए। अब सवाल ये उठता है कि मिडल ईस्ट में इतनी उथल पुथल क्यों है और आखिर क्यों यूएस मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है इजराइल के थ्रू। मिडल ईस्ट में पेट्रोलियम भंडार सबसे ज़्यादा है और जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा दबदबा जितने ज़्यादा कंट्री पे उस मिडल ईस्ट में होगा, उसके लिए उतना ही आसान होगा पूरी दुनिया में उस क्रूड ऑयल को बेचना। लेकिन अगर इजराइल और ईरान वॉर बढ़ता है तो उसमें पूरी दुनिया का नुकसान होने वाला है, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट में जहां यूएस होगा वहीं ईरान के सपोर्ट में रसिया होगा। आज के डेट में ईरान जो कुछ भी कर रहा है उसका सिर्फ मकसद एक है कि वो पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है और दिक्कत यह है कि पूरे मिडल ईस्ट दो भागों में बटा हुआ है। एक वो जिसमें शिया मुस्लिम रहते हैं और दूसरा वो जिसमें सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। ईरान मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है और ईरान में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी शिया मुसलमान की है, जहाँ 90% शिया मुस्लिम रहते हैं। वहीं इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमान रहते हैं। सुन्नी मेजोरिटी वाली जितनी भी कंट्री है उस सारी कंट्रियों में यूएस का दबदबा है और यूएस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जहाँ तक वॉर की बात हो तो मिडल ईस्ट में होने वाले किसी भी वॉर में ये कंट्री शामिल होना नहीं चाहता। वही अगर शिया मेजोरिटी वाले कंट्री की बात करें जिसमें ईरान शामिल है और उसकी लड़ाई इजराइल से है, वो चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट उसका साथ दे और इस वॉर में इजराइल को हराने में उसकी मदद करे। और मिडिल ईस्ट में संभव नहीं है कि सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्री मिलकर एक साथ किसी एक कंट्री के साथ लड़ाई कर सके, उससे वॉर कर सके, यानी कि सबका एकजुट होना नामुमकिन है। अब बात करते हैं उस कंट्री की जिसको इस तरीके के वॉर से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो अपना इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा इस वॉर की वजह से ग्रोथ कर पा रहा है। दुनिया का 5 ऐसे कंट्री जो सबसे ज़्यादा आर्म एक्सपोर्ट करता है, जिसमें शामिल है अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। ये पांचों कंट्री दुनिया का 76% हथियार निर्यात को कंट्रोल करता है, यानी कि दुनिया में जितने भी हथियार एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें 76% जो मार्केट शेयर है वो इन्हीं 5 कंट्रियों का है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अकेले 43% हथियार एक्सपोर्ट के मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है और अमेरिका 2023 में $14.5 बिलियन की कमाई की थी हथियार एक्सपोर्ट करके। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस हथियार एक्सपोर्ट के टोटल मार्केट शेयर का 11% कंट्रोल करता है और 2023 में फ्रांस ने $3.2 बिलियन का जो हथियार था उसको एक्सपोर्ट किया था। वहीं अगर मैं बात करूं रूस का, वो भी 3% आर्म एक्सपोर्ट के मार्केट को कंट्रोल करता है और 2023 में रूस ने $3 बिलियन का आर्म एक्सपोर्ट किया था। वहीं अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क चीन की, तो चीन भी आर्म एक्सपोर्ट में पीछे नहीं है और वो 2% टोटल जो आर्म एक्सपोर्ट मार्केट है उसको कैप्चर करता है और 2023 में चीन ने $4 बिलियन का आर्म एक्सपोर्ट किया था। वहीं अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी भी आर्म एक्सपोर्ट के टोटल मार्केट का 2% कंट्रोल करता है और 2023 में जर्मनी ने भी $3.5 बिलियन का आर्म एक्सपोर्ट किया था। यानी कि दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई लड़ाई हो या गृह युद्ध हो, उन सभी लड़ाई और गृह युद्ध में इन कंट्रियों का जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। इन कंट्रियों का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, जीडीपी है, वो आर्म एक्सपोर्ट से बढ़ता है और लॉस होता है उन कंट्रियों का जो इस लड़ाई में शामिल होता है। अब बात करते हैं उन कंट्रियों का जो सबसे ज़्यादा हथियार अपने देश में इंपोर्ट करता है इन 5 कंट्रियों से, जिसमें शामिल है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन। और उन कंट्री में सबसे ज़्यादा शामिल है वो कंट्री जो मिडल ईस्ट का है।
जहां इस समय ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है। मिडिल ईस्ट अपने आर्म एक्सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, जिसमें शामिल है 4.1 बिलियन डॉलर, जिसमें मिसाइल्स और फाइटर जेट शामिल है। और मिडिल ईस्ट की वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, वो है सऊदी अरब। और वो अपना सारा हथियार यूएस यानी कि अमेरिका से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत भी उन सभी गिने चुने कंट्रियों में से एक है जो सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करता है। भारत हाल ही में 1.2 बिलियन डॉलर का राफेल इंपोर्ट करने के लिए डील किया है फ्रांस के साथ। वहीं भारत अपना दूसरा सबसे ज़्यादा आर्म एक्सपोर्ट करता है रूस के साथ, जहां से S-5 और S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करता है। भारत ने रूस के साथ 4.5 बिलियन डॉलर का डील किया है। वहीं अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान अपना सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट चीन से करता है। पाकिस्तान ने 6,000 मिलियन डॉलर का जो डील है वो चीन के साथ किया है, जिसमें चीनी ड्रोन और जेट शामिल हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मिस्र की, तो मिस्र है 5वें नंबर पे वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करता है। और मिस्र अपना आर्म इंपोर्ट करता है जर्मनी से। और इससे साफ हो जाता है कि आखिर दुनिया में वॉर चल क्यों रहा है और इससे बेनिफिट किसको हो रहा है। आखिर क्यों दुनिया में न्यूक्लियर वॉर नहीं हो पा रहा, और उसके अलावा जितने भी डिफेंस सिस्टम बनते हैं, जितने भी हथियार बन रहे हैं, जितने भी आर्म बन रहे हैं, वो सारा इस्तेमाल किया जाता है इन वॉर में। डेवलप्ड कंट्री के लिए डेवलपिंग कंट्री एक तरीके से ग्राउंड आर्म टेस्टर कंट्री है, जहां पे वो इस तरीके के वॉर शुरू करके अपने आर्म्स को टेस्ट करता है। और इसका साफ टेस्ट आप देख सकते हैं जब 2023 में ईरान ने इजराइल पे मिसाइल से हमला किया था, और उस टाइम पे ईरान का डिफेंस सिस्टम ने 99% जो मिसाइल है उसको हवा में खत्म करके अपना काबिलियत साबित किया था। वहीं अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली लड़ाई में जब पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल से छोड़ी थी, तब भारत का डिफेंस सिस्टम S-400 ने उन सभी मिसाइलों को हवा में खत्म करके अपनी काबिलियत साबित किया था। यानी कि डेवलप्ड कंट्री द्वारा डेवलपिंग कंट्री में इस तरीके वॉर क्रिएट करके इस तरीके से अपने हथियार को टेस्ट किया जाता है, ताकि मार्केट में उस हथियार को बेचा जा सके और उसकी डिमांड को बढ़ाया जा सके। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यूक्रेन रसिया जैसे कंट्री से भिड़ जाए और पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्री भारत जैसे कंट्री के साथ भिड़ जाए। लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे लड़ाइयाँ जो दो देशों के बीच में कराया जा सकता है, ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्रिएट करता है, ताकि वो अपने हथियार बेच सके और अपने आप को अपनी इकोनॉमिक्स को ग्रोथ कर सके और अपना दबदबा पूरी दुनिया में बनाए रख सके। अगर आपके मन में सवाल है कि आखिर क्यों डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री के साथ करता है, और अगर ऐसा होता है तो आखिर क्यों यूक्रेन और रसिया का वॉर हो रहा है, जहां रसिया डेवलप्ड कंट्री है और यूक्रेन डेवलपिंग कंट्री। तो आप एक बात समझ लीजिए कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जब भी कोई वॉर होता है तो वो एक तरफा वॉर होता है, और इसका जीता जगता सबूत है अमेरिका द्वारा हमला किए कई सारे कंट्रियों पे, जहां वो एक तरफा उस कंट्री को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और आज के डेट में अगर रसिया चाहे तो यूक्रेन को सिर्फ एक दिन में खत्म कर सकता है, लेकिन वो बस इसको चलाया जा रहा है। नहीं तो इंडिया और चाइना के बीच में भी ये सेम सिचुएशन हो सकता है, इंडिया और चाइना का भी वॉर हो सकता है। लेकिन ना तो चाइना इंडिया से वॉर करना चाहता है और ना ही इंडिया चाइना से वॉर करना चाहता है, क्योंकि दोनों ही कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है। दुनिया में चल रहे इस तरीके के छोटे और बड़े वॉर से पूरी दुनिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मार्केट है उस पर असर पड़ता है, जिससे अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो या तो उसका जो कीमत है वो बढ़ जाएगा, या उसको लाने में आपको इंपोर्ट करने में दिक्कत होगी। अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट पे या तो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आप उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर वो कंट्री जहां आप चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो कंट्री उस जगह पे है जहां पे लड़ाइयाँ चल रही है। तो ऐसे में दोनों ही कंडीशन में पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो मार्केट है वो डिस्टर्ब होता है, और साथ ही दुनिया में उन कुछ ज़रूरत चीज़ों का कीमत बढ़ जाता है जिसकी ज़रूरत पूरी दुनिया को होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि इस तरीके के वॉर से भारत पे क्या असर पड़ने वाला है, तो इस तरीके के वॉर से भारत पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। अगर इजराइल और ईरान का जो वॉर है इसी तरीके से चलता रहा तो भारत को आने वाले समय में तेल के आयात करने में प्रॉब्लम होगी, और तेल की जो कीमत है
वो भी बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत सरकार को अपने हथियार को इंपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है। अगर ये लड़ाई ऐसे चलता रहा तो भारत सरकार ने जो रूस से और फ्रांस से डील की है हथियारों की, वो हथियार इंपोर्ट करने में भारत सरकार को दिक्कत हो सकती है। इस युद्ध की वजह से भारत सरकार ने अपना बहुत सारा पैसा ईरान में लगाया है, जहाँ पे भारत सरकार का एक चाबहार पोर्ट है, और अगर ये युद्ध ऐसे चलता रहा तो वो पोर्ट पे लगाएगा पैसा और वो पोर्ट दोनों ही खतरे में आ सकता है। आज के डेट में भारत सरकार के ऐसे कंडीशन में है जहां न तो वो खुलकर ईरान को सपोर्ट कर सकता है और न ही खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर सकता है। विश्व में चल रहे वॉर से भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे वो इजराइल और ईरान का वॉर हो, रसिया और यूक्रेन का वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान के वॉर हो, या किसी भी कंट्री के अंदर चल रहे गृह युद्ध हो। ये सारे वार किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती है उसके पीछे कोई न कोई डेवलपिंग कंट्री या फिर वो कंट्री शामिल होता है जो हथियार एक्सपोर्ट करता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करता है और वो इस तरीके के वॉर के लिए जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।